दे दी जाएगी। ये प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस की, ठीक है। इसमें हमने पहले बात की थी ना पहले जिसमें एंशियंट वाले भी थे, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो अभी प्री इंडिपेंडेंट और पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या क्या यहाँ पे एक्ट आए थे, क्या क्या नीतियाँ आई थी एजुकेशन के बारे में वो। देखिए, प्री इंडिपेंडेंस की बात करेंगे पहले, प्री इंडिपेंडेंस इंडिया यानी कि आज़ादी से पहले। द मेजर डेवलपमेंट्स इन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम ओवर द पास्ट सेंचुरीज एज डिस्कस्ड बिलो। देखिए यहाँ पे क्या क्या हुआ था एजुकेशन के रिलेटेड, आपको यहाँ पे बता दीजिएगा। देखिए, पहले आया था चार्टर एक्ट 1813 में, ठीक है। देखिए ऑब्जेक्टिव क्या था चार्टर एक्ट लाने का, तो स्प्रेड साइंटिफिक नॉलेज। यहाँ पे क्या है, साइंटिफिक नॉलेज, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्या था, उद्देश्य क्या था, साइंटिफिक नॉलेज यानी कि वैज्ञानिक ज्ञान को लाना, ठीक है। साइंटिफिक था ना फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते रहे यहाँ पे वेदों की, ग्रंथों की, बस वही पढ़ते रहे तो दुनिया में बाकी जो खोजें हो रही हैं, जो कुछ हो रहा है उसके बारे में हमें पता नहीं चलेगा। तो ये था कि इस नॉलेज को फैलाना, ठीक है। 1817 में देखिए इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हिंदू कॉलेज इन कलकत्ता, ठीक है। 1817 में क्या था, एक हिंदू कॉलेज जो कलकत्ता में बनाया गया था, नॉन एज प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी सिंस 2010। अब देखिए जो प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी बनी हुई है, ठीक है, जैसे प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है 2010 से, ठीक है। नेक्स्ट है एल्फिंस्टन रिपोर्ट। एल्फिंस्टन रिपोर्ट कब आई थी, 1823 में। इसमें क्या रेकमेंड किया गया था, द अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन ऑफिसर यानी कि DEO, स्कूल सुपरवाइज़र। देखिए फ्रेंड्स, अभी भी स्कूलों में जो DEO होता है ना, जब स्कूल से पेपर होते हैं कहते हैं फ्लाइंग पड़ जाएगी, चेकिंग हो जाएगी, तो DEO जो डिस्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन ऑफिसर है, ठीक है, उसकी जो स्थापना, उसके जो अपॉइंटमेंट के लिए रिकमेंडेशन यहाँ पे की गई थी, ठीक है, और स्कूल सुपरवाइज़र के लिए। सजेस्ट ट्रेनिंग फॉर टीचर। अब देखिए जो टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए क्या था, यहाँ पे सजेशन दिया गया था, ठीक है, एल्फिंस्टन रिपोर्ट पे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये पूछ लेंगे, बताइए कि टीचर को ट्रेनिंग के लिए सजेस्ट किया गया था या DEO यानी कि डिस्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन जो ऑफिसर, स्कूल सुपरवाइज़र जो रिपोर्ट की रिकमेंडेशन थी वो किस में की गई थी, एल्फिंस्टन रिपोर्ट में। नेक्स्ट है मैकॉले मिनट 1835 अपॉन इंडियन एजुकेशन। देखिए फ्रेंड्स, मैकॉले मिनट कोई रिपोर्ट नहीं थी, मैकॉले मिनट कुछ मिनटों का भाषण था, ठीक है, जो लॉर्ड मैकॉले द्वारा दिया गया था। कुछ मिनट का भाषण था जिसे मैकॉले मिनट कहा गया था। इन्होंने इंडियन एजुकेशन के बारे में बात की थी, ये 1835 में वो था। इंट्रोड्यूस इंग्लिश इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम। इन्होंने ये कहा था कि जो इंग्लिश है वो इंट्रोड्यूस की जाए इंडियन एजुकेशन के अंदर, ठीक है। रिमूव एज बायसेस फॉर एजुकेशन। अब देखिए यहाँ पे क्या था कि जो एज रिलेटेड बायस थे, यानी कि होता है ना कि ये साल के बच्चे पढ़ सकते हैं, वो साल के नहीं पढ़ सकते, तो यहाँ पे एज रिलेटेड जो बायस था वो ख़त्म कर दिया गया था। यहाँ पे कहा गया था कि किसी भी उम्र का व्यक्ति है जो पर्सन है वो पढ़ सकता है। वो डिस्पैच 1854 में, 1854 में नीति आई थी, ठीक है। इट इज़ आल्सो नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। देखिए मैग्ना कार्टा सबसे पहली बात क्या है, देखिए मैग्ना कार्टा सबसे पहले आया था 1215 में। मैग्ना कार्टा होता क्या है कि जो मैग्ना कार्टा एक ऐसी नीति है कि जो राजा की जो पावर्स है, जो राजा की जो शक्तियां हैं उसे निरंकुश होने से बचाती है। निरंकुश मैंने कि राजा अपनी जो शक्तियां हैं, जो पावर्स है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसकी पावर्स पे कुछ रोक लगाई जाती हैं, उसे बोलते हैं मैग्ना कार्टा। अब देखिए इसे मैग्ना कार्टा, अब देखिए यहाँ पे पहले हमने बात की थी ना कि इंग्लिश एजुकेशन को इंडियन सिस्टम में लेके आया जाए। अब देखें यहाँ पे जो पर्सन थे इंडिया में, जो इंडिया की जो जनसंख्या आबादी थी, उनको इंग्लिश के बारे में इतना पता नहीं था, ठीक है। कुछ विद्वान थे, जो स्कॉलर थे, जो इसके बारे में जानते थे, बाकी नहीं जानते थे। तो उन्होंने क्या किया कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इंडिया लेके आए कि इंग्लिश के साथ साथ जो बाकी जो सब्जेक्ट है इंडिया के, जैसे हिंदी है, जो कुछ और जो लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज है, उसे भी जोड़ा जाए। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश को ही रखा जाए, साथ में बाकी लैंग्वेज को भी साथ साथ में पढ़ाया जाए। ये किसमें कहा गया था, वुड डिस्पैच नीति में, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए इसमें और बात है, सजेस्ट सेटिंग अप द 3 यूनिवर्सिटी मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता 1857 फॉर स्प्रेडिंग वेस्टर्न फिलोसफिकल थॉट। आपसे मैं एक सिंपल सा सवाल पूछूंगा कि जब ये 3 यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता, 1857 ईस्वी में, तब इंडिया के, ठीक है, यानी कि भारत के, तब यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे,
ठीक है फ्रेंड्स, आपको मेरे को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, ठीक है। वो डिस्पैच नीति आ रही है 1854 में, तो 1857 में यहाँ पे आ रही है, ठीक है। आपको मैं दो ऑप्शन बता दूंगा यहाँ पे। देखिए, पहला है लॉर्ड डलहौजी, दूसरा है लॉर्ड कैनिंग। मेरे को आपको बताना है कि दोनों में से कौन सा सही है। आपका मैंने देखिए इतना सा जो मुश्किल से जो सवाल था वो मैंने आसान कर दिया है। दो ऑप्शन बता दिए, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड कैनिंग। इसमें से मेरे को आप एक सही करके बता देना, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है हंटर कमीशन। यह था 1882 और 1883 में। फ्रेंड्स, एक बार आपको और बता दूं कि आप जो ये देखते हैं ना, जो साल देख रहे हैं, इसमें आपको जानना ज़रूरी है कि इंडिया का वायसराय कौन था, गवर्नर जनरल ऑफ कौन था, ठीक है। 1857 की लड़ाई के बाद 1858 से वायसराय ऑफ इंडिया शुरू हो गया था। यानी कि अब हम बात करेंगे 1882 1883 की। यहाँ पे कौन है, यहाँ पे अब इंडिया में वायसराय की शुरुआत है। यहाँ पे अब इंडिया का वायसराय होगा। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताइए कि यहाँ पे उस टाइम वायसराय कौन थे, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे। अगर 1857 तक की बात की जाए तो यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। अगर 1857 से बात की जाए 1858 से, तो यहाँ पे वायसराय ऑफ इंडिया आ चुका था। आप दोनों का डिफरेंस देख लेना, ठीक है। उस समय कौन कौन था आपको ये जानना जरूरी है। आपको जैसे क्वेश्चन आए हंटर कमीशन में के समय भारत के जो वायसराय ऑफ इंडिया थे, ठीक है, भारत के वायसराय कौन थे, तो आपको क्वेश्चन आना चाहिए। हंटर कमीशन आई थी 1882 या 83 में, ठीक है। नॉन एज इंडियन एजुकेशन कमीशन, इसे इंडियन एजुकेशन कमीशन भी कहा जाता है। सीधा ही क्वेश्चन बन सकता है, बताइए कि इंडियन एजुकेशन कमीशन किसके नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो हंटर कमीशन। फ्रेगमेंटेड एजुकेशन इनटू प्राइमरी एंड हायर एजुकेशन, यहाँ पे क्या था, जो प्राइमरी और हायर एजुकेशन को दो भागों में बांट दिया गया था, ठीक है। सजेस्टेड दैट यूनिवर्सिटी शुड आल्सो मैनेज एफ्लाइड कॉलेज, यहाँ पे सजेस्ट किया गया था जो यूनिवर्सिटीज़ होंगी वो मैनेज एफ्लाइड कॉलेज, वो एफिलेटेड होंगी, ठीक है। यूनिवर्सिटी कमीशन 1902 में आई थी। लॉर्ड कर्जन अपॉइंटेड द कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर थॉमस रैली, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि जो यूनिवर्सिटी कमीशन जो 1902 में बनाया गया था, ठीक है, लॉर्ड कर्जन को उसका जो है वो चेयरमैन, वो जो लॉर्ड कमीशन वो लॉर्ड कर्जन के अंडर थी। यानी कि यूनिवर्सिटी कमीशन किसके अंडर थी, लॉर्ड कर्जन के अंदर, ठीक है। लॉर्ड कर्जन कौन थे, जिन्होंने बंगाल का विभाजन करवाया था, ठीक है। उसके बाद इसके चेयरमैन कौन थे यूनिवर्सिटी कमीशन के, इसके चेयरमैन थे थॉमस रैले, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, स्टडी द कंडीशन ऑफ यूनिवर्सिटी एंड रिकमेंडेड मेजर द फॉर इम्प्रूवमेंट। यहाँ पे स्टडी करनी थी जो यूनिवर्सिटी यहाँ पे शुरुआत की गई थी पढ़ाने के लिए, उसकी कंडीशन क्या है। अगर उसकी कंडीशन जैसी भी है उसको मेज़र करके देखना, अगर उसमें कोई गलतियाँ पाई जाए उसको क्या है इम्प्रूवमेंट, उसमें इम्प्रूवमेंट करना, सुधार करना। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 1904 वाज बेस्ड ऑन देयर रिकमेंडेशन। देखिए, जो इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आया था 1904 के लिए, वो इसके ऊपर इसकी रिकमेंडेशन पर आधारित था। रेकमेंडेड स्ट्रिक्ट सुपरविजन ऑफ कॉलेज इंट्रोड्यूसिंग एफिलिएशन कंडीशन। यहाँ पे क्या था, देखिए, रेकमेंड किया गया था किसे, स्ट्रिक्ट सुपरविजन कॉलेज, यानी कि कॉलेज की रेख के लिए, अच्छे संभाल के लिए यहाँ पे रिकमेंडेशन की गई थी। अब देखिए नेक्स्ट है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। 1906 में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन बनाई गई थी, सेटअप बाय स्वदेशी नेशनलिस्ट लीडर्स। देखिए, जो स्वदेशी नेशनलिस्ट लीडर थे उन्होंने ये बनाई थी। आपको मुझे इसमें कमेंट बॉक्स में नाम लिख के बताने हैं, ठीक है, स्वदेशी नेशनलिस्ट लीडर कौन थे, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की, जो 1906 में आया था, जिसे सेटअप किया था स्वदेशी नेशनलिस्ट लीडर्स ने, ठीक है फ्रेंड्स। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि स्वदेशी नेशनलिस्ट लीडर कौन थे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या था, देखिए, टीचिंग ट्रेडिशन कल्चर मॉरल्स अलॉन्ग विद द मॉडर्न एजुकेशन इन वर्नाकुलर लैंग्वेज। वर्नाकुलर का क्या मतलब है, वर्नाकुलर का मतलब है मातृभाषा। आपने नाम सुना होगा DAV, यानी कि जिसे कहा जाता है दयानंद एंग्लो वैदिक, पर एक्चुअली इसका नाम दयानंद एंग्लो वैदिक नहीं है, दयानंद एंग्लो वर्नाकुलर है, ठीक है। उसकी एक्चुअल फॉर्म वर्नाकुलर है। तो वर्नाकुलर का क्या मतलब है, मातृभाषा, ठीक है। यहाँ पे ये बात की गई थी कि जो टीचिंग का ट्रेडिशन है, जो रिवाज है, जो उसकी संस्कृति है, जो कुछ भी है, ये सारी जो चीज़ें हैं मॉडर्न एजुकेशन के साथ क्या है दी जानी चाहिए, साथ में उनकी मातृभाषा में दी जानी चाहिए। यानी कि अगर आप पंजाब से हो तो आपको पंजाबी में, ठीक है, बिहार से हो तो उस लैंग्वेज में, और यूपी से हो तो हिंदी में, महाराष्ट्र से हो मराठी में, बंगाल से हो तो बंगाली में। यानी कि जिस जगह पे आप रह रहे हो आपको उस जगह पे उसी भाषा में आपको जो है वो एजुकेशन दी जानी चाहिए, जैसा कि आजकल हो भी रहा है, ठीक है, क्योंकि उस भाषा से वो जल्दी एजुकेशन को समझेंगे, ठीक है।
एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल यूनिवर्सिटी इन बंगाल, ये देखिए यहाँ पे क्या है, नेशनल यूनिवर्सिटी इन बंगाल, यहाँ पे नेशनल यूनिवर्सिटी की शुरुआत की गई थी बंगाल में, ठीक है। इस समय देखिए रेजोल्यूशन ऑन एजुकेशन पॉलिसी, अब देखिए एजुकेशन पॉलिसी पे क्या है, जो रेजोल्यूशन आया था 1913 में, रेकमेंडेड ए यूनिवर्सिटी फॉर ईच प्रोविंसेस, ठीक है। यहाँ पे कहा गया था कि हर एक प्रोविंसेस में, ठीक है, हर एक प्रांत में क्या है, यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी बनाई जाए। कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन में 1917 में आई थी, नोन एज सेड्रल कमीशन, इसे सेड्रल कमीशन भी कहा जाता है, ठीक है, सेड्रल कमीशन। इट रिकमेंडेड मेजर फॉर वुमेन एजुकेशन, यहाँ पे वुमेन एजुकेशन की बात की गई थी। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ये आ सकता है, बताइए कि वुमेन एजुकेशन के लिए, ठीक है, वुमेन एजुकेशन के लिए जो मेजरमेंट था, ठीक है, वो किस में रेकमेंड किया गया था, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन में, ठीक है। इंक्रीज ऑटोनॉमी ऑफ इंस्टीट्यूशन टू मैनेज डे टू डे अफेयर, यहाँ पे देखिए जो ये कहा गया था कि जो इंस्टीट्यूट जो बनाए गए हैं, ठीक है, उन्हें खुद ही स्वायत्ता यानी कि खुद ही दिया जाए। होता क्या है कि जो यूनिवर्सिटी होती, जो इंस्टीट्यूशन होते थे वो सरकार के अंडर होते थे। यहाँ पे ये बात की गई थी कि अगर जो भी इंस्टीट्यूशन है वो किसके अंडर होना चाहिए, वो जिस जगह पे है उसी के अंडर होनी चाहिए, उसी प्रोविंसेस के अंडर होनी चाहिए, ठीक है। जो डे टू डे अफेयर्स है, कैसे चलाना है इंस्टीट्यूट को, वो खुद तय करे। इंटरमीडिएट एजुकेशन लेके आए, ठीक है। डिग्री कोर्सेज टू बी 3 ईयर्स, इंटरमीडिएट एजुकेशन है 11th-12th, ठीक है। डिग्री कोर्स जो है 3 कोर्स, जैसे आपका ग्रेजुएशन है जब 3 ईयर्स का कोर्स करते हो, वो इंट्रोड्यूस किया जाए। सेपरेशन ऑफ ऑनर्स कोर्सेज फ्रॉम रेगुलर कोर्सेज, देखिए जैसे आप अभी ऑनर्स की पढ़ाई होती है ना, जैसे आप ग्रेजुएशन में हो, अगर आपने किसी सब्जेक्ट में ऑनर्स करनी हो तो आपको वो 2nd ईयर में ऑनर्स लग जाती है। यहाँ पे क्या गया था कि ऑनर्स जो कोर्सेज हैं, ऑनर्स कोर्सेज क्या है कि जैसे मान के चलिए आप बीए में पढ़ रहे हो, अगर आपको पॉलिटिकल साइंस का ऑनर्स करना है तो आप बीए 2nd में क्या करोगे, आप ऑनर्स रख लोगे, तो वो 2 साल आप ऑनर्स पढ़ोगे, तो आपको उसका सर्टिफिकेट अलग से दिया जाएगा। अब इन्होंने कहा कि जो ऑनर्स कोर्स हैं वो रेगुलर कोर्स से अलग किए जाएँ। फैसिलिटीज़ फॉर ट्रेन टीचर, देखिए जो ट्रेन टीचर है उसके लिए फैसिलिटीज़ हो। सेटिंग अप द सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन बनाई जाए, यानी कि CBSE बोर्ड बनाया जाए, ठीक है, जो भी बना भी है। एस्टैब्लिश इन 1920 एंड अबॉलिश 1923, देखिए एक सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड बना था, ठीक है। यहाँ पे कहा गया था कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाए, ठीक है। बन गया था 1920 में, पर अबॉलिश हो गया 1923 में, 3 साल तक बाद वो अबॉलिश हो गया। नेक्स्ट आई थी हार्टोग कमेटी, ये आई थी 1929 में, 1929 में। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, यानी कि जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन है उसके स्टैंडर्ड में सुधार करना। सजेस्टेड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन अगेन, देखिए यहाँ पे बात की गई थी जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड था जो 1920 में बन के 23 में ख़त्म हो गया था, उसको फिर से बनाया जाए। सप्रू कमेटी आई थी 1934 में, 1934, सेट अप बाय द यूपी गवर्नमेंट फॉर एग्जामिन अनएम्प्लॉयमेंट। इट पॉइंटेड दैट अनएम्प्लॉयमेंट वाज ड्यू टू फॉल्टी एजुकेशन सिस्टम विच वाज प्रोवाइडिंग ओनली डिग्री। देखिए सप्रू कमेटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये यूपी गवर्नमेंट ने बनाई गई थी कि बताइए कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है। थोड़ी सी आपको मैं बात बताता हूँ यहाँ पे। वहाँ पे क्या था फ्रेंड्स, यहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम था, ठीक है, उस समय में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा थी। यूपी सरकार ने, यूपी गवर्नमेंट ने ये बात की, ठीक है, कि ये बात की कि पढ़ाई इतनी ज़्यादा, इतनी स्टडी हो रही है इंडिया में, पर फिर भी लोग बेरोज़गार क्यों हैं, अनएम्प्लॉयड क्यों हैं। जब इसका सर्वे किया गया तो ये पाया गया कि जो लोग हैं वो शौकिया तौर पर एजुकेशन कर रहे हैं, वो सिर्फ डिग्री लेने के लिए एजुकेशन कर रहे हैं, ना कि कोई काम करने के लिए, ठीक है। तो काम करने के साथ साथ यहाँ पे फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है क्योंकि लोग शौकिया तौर पर पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसलिए। तो फ्रेंड्स यूपी का पहले नाम, जैसे आज उत्तर प्रदेश है, पहले इसका नाम था यूनाइटेड प्रोविंसेस, ठीक है। रेकमेंडेड वोकेशनल एजुकेशन डाइवर्सिफाई कोर्स 3 ईयर डिग्री कोर्स इंटरमीडिएट स्टेज टू अबॉलिश। देखें यहाँ पे क्या था, रेकमेंड किया गया था वोकेशनल एजुकेशन को, डाइवर्सिफाई कोर्सेज को, ठीक है, इसको तो अबॉलिश किया गया। स्टेज टू स्टेज जो इंटरमीडिएट जो था उस लेवल को अबॉलिश किया गया। अबाउट वुड रिपोर्ट 1937 में। स्टडी प्रॉब्लम्स इन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम, जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम था, जो भारतीय जो शिक्षा प्रणाली थी, जो उसमें जो अभी जो देखिए जो प्रॉब्लम्स थी उसको स्टडी करना। रेकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पॉलीटेक्निक्स एग्रीकल्चर स्कूल फॉर इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट,
ठीक है। यहाँ पे क्या था, अबॉर्डवुड जो रिपोर्ट थी किसके लिए थी कि जो पॉलीटेक्निक्स थी, ठीक है, जो पॉलीटेक्निकल कॉलेज हैं उसको रेकमेंड करना, एग्रीकल्चर स्कूल को, ठीक है, बनाना कि ताकि इंक्रीज़ की जाए क्या, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, क्योंकि देखिए कृषि प्रधान देश, एग्रीकल्चर बेस्ड हमारा स्कूल जो देश रहा है हमेशा से, ठीक है, इसलिए उन स्कूलों को बनाना ताकि एम्प्लॉयमेंट बनाई जाए, एम्प्लॉयमेंट की जाए। जाकिर हुसैन कमेटी आई थी 1937 और 38 में, नॉन एज वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन, देखिए इसे नॉन एज वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन भी कहा जाता है। बेसिक एजुकेशन, नई तालीम, बुनियादी तालीम एट्सेट्रा, ठीक है, गांधी जी ने भी इसे यही नई तालीम कहा था, ठीक है। ये वर्धा एजुकेशन स्कीम ऑफ एजुकेशन है, ठीक है, इस पर बेसिक एजुकेशन, नई तालीम और बुनियादी तालीम की बात की गई थी। recommended free and compulsory education for 7 year for girls and boys for 7 to 14 ईयर। देखिए यहाँ पे ज़रूरी, ठीक है, फ्री में और ज़रूरी कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई थी, ठीक है, 7 ईयर यानी कि 7 साल तक की लड़की के लिए और 7 से 14 साल के लड़कों के लिए। इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग, देखिए यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन थी वो मदर टंग यानी कि आपकी मातृभाषा में होनी चाहिए, ठीक है, जो आपकी जो लैंग्वेज है। क्राफ्ट सेंटर टीचिंग टू इंक्रोज टू एम्प्लॉयमेंट, क्राफ्ट सेंटर टीचिंग थी कि ताकि एम्प्लॉयमेंट जो है वो की जाए, ठीक है। टेकिंग केयर ऑफ रिमेंडरेशन ऑफ टीचर्स, फ्लेक्सिबल करिकुलम, फ्री इन्वायरमेंट फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट, ठीक है, इन सभी की बात की गई थी। इट लेड स्ट्रेस ऑन नॉट इंक्लूडिंग इंग्लिश एंड रिलीजियस एजुकेशन इन द करिकुलम। देखिए जो यहाँ पे कहा गया था कि जो इंग्लिश है वो कई लोगों को आती नहीं है, जिससे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ता है, तो इसलिए क्या है कि रिलीजियस एजुकेशन है, जो धार्मिक शिक्षा है वो भी इसमें आए। पहले फ्रेंड्स आप ज़माने में देखिए कि पहले ज़माने में रामायण पढ़ाई जाती थी, धार्मिक शिक्षा दी जाती थी, है ना, पहले ज़माने में। आजकल क्या है, आजकल स्कूलों में सारी मॉडर्न एजुकेशन में है, वहाँ पे आपको कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता अपने धर्म के बारे में, सिर्फ वहाँ पे आपको ओनली मॉडर्न एजुकेशन पढ़ाई जाती है, जिससे होता क्या है कि जो हमारी संस्कृति है, सभ्यता है, ठीक है, जो हमारा कल्चर है वो आजकल पता नहीं है, ठीक है। आजकल तो ये नहीं पता, देखिए जैसे आप जो इंग्लिश स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, जैसे आपको गिनती आएगी 1 2 3 4 5, है ना, तो आप 1 2 3 भी बोल लोगे, उनको आप 1 2 3 बोल के देखो, आप उनको वो तो आ जाएगी 1 2 3, आप उनको 1 2 3 कहो, उनको वो समझ में नहीं आएगा। ये है मॉडर्न एजुकेशन का फ़र्क। अगर आपको हिंदी में 1 2 3 आ रहा है, इंग्लिश में 1 2 भी आ रहा है, तो उनको ओनली इंग्लिश में 1 2 ही आएगा, 1 2 3 नहीं आएगा, ठीक है। आप उनको बोल दीजिए कि 29 39, ठीक है, तो आप वो समझेंगे नहीं, आप उनको बोलोगे ना 39 29, तब वो समझ आएंगे। ये है इफेक्ट मॉडर्न एजुकेशन का, जिसमें क्या है कि जो हम अपनी जो लैंग्वेज है उसको हम भूल चुके हैं इसमें। अब देखिए सार्जेंट रिपोर्ट आई थी 1944 में, नोन एज द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट फॉर और पोस्ट वॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट। इसे देखिए सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट भी कहा जाता है, इसे पोस्ट वार एजुकेशन डेवलपमेंट बोर्ड भी कहा जाता है। recommended teacher training scholarship for needy instruction in mother tongue, academic schools and technical schools, establishment of a body like university grant committee or of English of England for coordinating universities degree courses to be 3 year selective entry to course। देखिए यहाँ पे क्या था, डिग्री कोर्सेज की को लाया जाए, ठीक है, कोई सिलेक्टिव एंट्री कुछ कोर्स लगाए जाए नए नए, ठीक है। तो यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी, ठीक है, जो इंग्लैंड थी, ठीक है, उसको कहा गया कि वो भी कोऑर्डिनेट करे यूनिवर्सिटी के साथ। तो यहाँ पे ख़त्म होता ही है प्री इंडिपेंडेंस। अब हम बात करेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की। देखिए डॉक्टर राधाकृष्णन कमेटी थी, ये आई थी 1948 और 1949 में, नोन एज द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। recommended the use of selection procedure, ceiling limit on number, working hour of faculty for college and university। यहाँ पे बात की गई थी सिलेक्शन प्रोसीजर की, ठीक है, यहाँ पे बात की गई थी वर्किंग आवर, यानी कि जो स्कूल में जो कॉलेज में जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनका काम, या यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं वो कितने घंटे पढ़ाएं, ठीक है। इनकॉर्पोरेटेड रिलीजियस एजुकेशन डिग्री प्रोग्राम्स। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्या है कि देखिए यहाँ पे रिलीजियस एजुकेशन की भी बात की गई थी, यानी कि अगर डिग्री प्रोग्राम है कि जो 3 लेवल थे वहाँ पे अगर डिग्री का प्रोग्राम, यानी कि अगर आप ये बात करें कि किसी कॉलेज में आप पढ़ रहे हो, वहाँ पे 3 ईयर का कोर्स है,
ठीक है, डिग्री मिलेगी आपको बाद में, तो वहाँ पे रिलीजियस एजुकेशन को भी लाया जाए। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी रीजनल लैंग्वेज, यानी कि जो आपको इंस्ट्रक्शन दी जाए वो आपको आपकी रीजनल लैंग्वेज में दी जाए। अभी देखिए आपको जैसे यूजीसी नेट का आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया होगा, तो वहाँ पे क्या है कि आपको इंस्ट्रक्शन हिंदी में भी दी जा रही हैं, आपको इंग्लिश में भी दी जा रही हैं, ठीक है। इनकरेज वुमेन एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन को इनकरेज करना, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी कमीशन, देखिए जो यूजीसी कमीशन है जिसका आज आप एग्ज़ाम दे रहे हो वो 1956 में 1956 में बना था, ठीक है। सजेस्ट ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप ऑफ यूनिवर्सिटी, ठीक है, यहाँ पे कहा था कि जो ऑर्गेनाइजेशनल जो यूनिवर्सिटी हैं जो इसके अंडर वो लगाई जाए। डॉक्टर मुदलियार कमीशन, ठीक है, ये 1952-53 में आया था, नोन एज सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, इसे सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन कहा जाता है। रेकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मल्टीपर्पज़ स्कूल, यहाँ पे कहा गया था इस कमीशन में कि मल्टीपर्पज़ स्कूल बनाए जाएँ, 3 ईयर सेकेंडरी एंड 4 ईयर हायर एजुकेशन सिस्टम लेके आया जाए, ठीक है। श्री KL श्रीमली कमेटी 1954 में आई थी, नॉन एज कमेटी ऑन हायर एजुकेशन फॉर रूरल एरियाज रूरल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। उसके बाद श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख कमेटी 1958 में आई थी, नॉन एज नेशनल कमेटी ऑन वुमेन एजुकेशन, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोफेसर KG सैदिया कमेटी 1960 में आई थी, ये नॉन एज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी कमीशंस रिव्यू कमेटी ऑन एजुकेशन, यानी कि यूजीसी के अंडर रिव्यू करना था एक जो एजुकेशन कैसी चल रही है देश में, ठीक है, उसको रिव्यू करना, किसके अंडर ये करना था, यूजीसी के अंडर। डॉक्टर संपूर्णानंद कमेटी, ये आई थी 1961 में, नॉन एज कमेटी ऑन इमोशनल इंटीग्रेशन, रेकमेंडेड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ करिकुलम, को करिकुलर एक्टिविटी, माइनॉरिटी लैंग्वेज, एजुकेशनल टूर्स, सिंगिंग, नेशनल एंथम, स्कूल यूनिफॉर्म। देखिए स्कूलों में क्या है, यानी कि जो करिकुलम में क्या है, नेशनल एंथम को लगाना, स्कूल की यूनिफॉर्म डिसाइड करना, एजुकेशनल टूर, यानी कि जो हमारे एजुकेशन टूर होते हैं, जैसे दिल्ली का लाल किला हो गया, आगरे का जो ताजमहल हो गया, ठीक है, जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं इंडिया की, वो उसके बारे में टूर करवाना, ठीक है। जो माइनॉरिटी लैंग्वेज है, ठीक है, वो, और जो सिलेबस है उसमें जो ज़रूरी चीज़ों को ऐड करना, ये किस कमेटी ने कहा था, संपूर्णानंद कमेटी, ठीक है। नेक्स्ट आया था कोठारी कमीशन, यह था 1964 और 66 के बीच में, ठीक है। एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है, यहाँ पे क्या था, एजुकेशन और नेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो पेश की गई थी। रेकमेंड किया गया था कॉमन स्कूल सिस्टम, ठीक है, सारे देश में एक जैसा स्कूल सिस्टम हो। CBSE की बोर्ड की बात करें तो पूरे देश में एक जैसा ही है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम्स फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, यानी कि फ्री और कंपलसरी जो एजुकेशन है उसके लिए प्रोग्राम डेवलप किए जाएँ। एकेडमिक फ्रीडम टू टीचर्स, जो टीचर्स हैं उनको एकेडमिक फ्रीडम दी जाए, ठीक है। उसके बाद यूज़ ऑफ रीजनल लैंग्वेज, जो आपकी जो रीजनल जो क्षेत्रीय भाषा है उसका इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 3 लैंग्वेज फार्मूला, जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है उसको लेके आया जाए, ठीक है। देखिए इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन, पब्लिकेशन ऑफ टेक्स्ट बुक, ठीक है, कौन कौन सी जो बुक्स छपेंगी आपका पब्लिकेशन होना चाहिए उसके ऊपर, जैसे NCERT की बुक्स हैं, ठीक है। फिक्सिंग नंबर ऑफ सीट्स ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज, अब देखिए रिसोर्सेज कितने हैं आपके पास, उसके हिसाब से सीटों को फिक्स करना। जैसे होता है ना किसी कॉलेज में इस पढ़ाई के लिए इतनी सीटें अवेलेबल हैं, आप वहाँ पे जाइए, अगर आपको वहाँ पे सीट नहीं मिलती तो आप दूसरे कॉलेज में जाइए, तो उसको फिक्स करना, ठीक है। देखिए सम अदर रिसेंट इनिशिएटिव एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, अभी इसके बाद जो देखिए पोस्ट इंडिपेंडेंस में जो कुछ और इनिशिएटिव थे, डेवलपमेंट प्रोग्राम थे जो लगाए गए थे, वो कौन थे, देखिए मैं थोड़ा सा फ्रेंड्स इसलिए तेज़ बोल रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा तेज़ बोल रहा हूँ कि ताकि लेक्चर कम से कम छोटा से छोटा बने, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होगा इसको देखने के लिए, फिर भी आप इसको पूरा देखें, ठीक है, इसलिए अभी क्योंकि एग्ज़ाम भी नज़दीक है इसलिए। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन ऑन एजुकेशन आई थी 1968 में, ठीक है। रिव्यू कमेटी ऑन द वर्किंग ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, आल्सो नोन एज डॉक्टर नाग चौधरी कमेटी, ठीक है। रिव्यू करने के लिए काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च के लिए कमेटी बनाई गई थी जिसे डॉक्टर नाग चौधरी कमेटी भी कहा जाता है, ठीक है, कि नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन आई थी 1968 में। स्टडी ग्रुप ऑन द डेवलपमेंट ऑफ
प्री स्कूल चाइल्ड आल्सो नोन एज श्रीमती मीना स्वामीनाथन कमेटी 1970 में आई थी ये। गजेंद्रा गडकर कमेटी ऑन द गवर्नेंस ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज, ठीक है, ये आई थी 1971 में। नेशनल कमेटी ऑन 10+2+3 सिस्टम आया था, एजुकेशन स्ट्रक्चर आया था, जिसे आल्सो नोन एज डॉक्टर शुक्ला कमेटी कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए कि 10+2+3 जो एजुकेशन स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो नेशनल कमेटी थी उसे और क्या कहा जाता है, इसे डॉक्टर शुक्ला कमेटी कहा जाता है, जो 1972 में आई थी। यूजीसी पैनल ऑन टीचर एजुकेशन ड्यूरिंग 5th प्लान पीरियड, ये आया था 1974 में। द करिकुलम फॉर 10 ईयर स्कूल ए फ्रेमवर्क 1975 में। एजुकेशन विच वाज अर्लियर पार्ट ऑफ स्टेट लिस्ट वाज शिफ्टेड टू कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, यानी कि जो एजुकेशन है वो स्टेट लिस्ट, हमारी 3 तरह की लिस्ट होती हैं, एक होती है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो कानून बनाए जाते हैं, वो लॉ होते हैं जो केंद्र सरकार जो यूनियन के, ठीक है, जो फेडरल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हो। स्टेट लिस्ट में राज्यों से संबंधित, और कॉन्करेंट लिस्ट है जिसके ऊपर दोनों ही कानून बना सकते हैं, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो यूनियन हो। अब एजुकेशन को स्टेट से निकाल के कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया, कब डाला गया, 1976 में, ठीक है। स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, स्टैंडिंग कमेटी बनाई थी, ठीक है, यानी कि यहाँ पे टीचर एजुकेशन के लिए क्या बनाया था, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है, 1975 और 6 में बनाया गया था, ठीक है। रिव्यू कमेटी ऑन द करिकुलम फॉर 10 ईयर स्कूल आल्सो नोन एज श्री ईश्वर भाई पटेल कमेटी 1977 में। वर्किंग ग्रुप ऑफ वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन आल्सो नोन एज डॉक्टर मेलकॉम एस अडिशियास कमेटी, यह आई थी 1977 से 78 तक। स्टडी ग्रुप ऑन इंसेट टेलीविजन यूटिलाइजेशन फॉर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट आल्सो नोन एज आल्सो नोन एज श्री एस सत्यम कमेटी, ठीक है, यह थी 1980 में। वर्किंग ग्रुप टू रिव्यू टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम टाइटल इन द लाइट ऑफ द नीड फॉर वैल्यू ओरिएंटेशन, ठीक है, ये वर्किंग ग्रुप था टीचर्स के रिव्यू करने के लिए, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया गया था, यह था 1983 में। चैलेंज ऑफ एजुकेशन, यह था ए पॉलिसी पर्सपेक्टिव, यह था 1985 में। नेशनल करिकुलम फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है, ये फ्रेमवर्क था, यह आया था 1985 में। नेशनल पॉलिसी ऑफ ऑन एजुकेशन, यह था प्रोग्राम ऑफ एक्शन, यह था 1986 में। नेशनल करिकुलम फॉर एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन, यह आया था 1988 में। आचार्य राममूर्ति कमेटी, यह आया था आल्सो नोन एज कमेटी फॉर रिव्यू ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 में, ठीक है। टुवार्ड्स एन एनलाइटेंड एंड ह्यूमन सोसाइटी, यह आई थी 1990 में। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशंस रिपोर्ट ऑफ द करिकुलम डेवलपमेंट सेंटर इन एजुकेशन, यह था 1990 में, ठीक है। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन कमेटी ऑन डिस्टेंस एजुकेशन, यह आया था 1992 में। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 प्रोग्राम, यह आया था 1992 में, ठीक है। नेशनल एडवाइजरी कमेटी लर्निंग विदाउट बर्डन, ठीक है, यानी कि वो ऐसी कमेटी बनाना जिसमें क्या है कि जो लर्निंग हो वो विदाउट बर्डन हो, यह थी 1992 में। द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन आया था 1993 में। ग्रुप टू एग्जामिन द फिजिबिलिटी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द नेशनल एडवाइजरी कमेटी आल्सो नोन एज प्रोफेसर यशपाल कमेटी 1993 में। कमेटी ऑन द बीएड कोर्सपेंडेंस कोर्स और प्रोफेसर रामलाल पारिक कमेटी आई थी 1993 में। घनम कमेटी आई थी 1993 में। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कमेटी ऑन बीएड कॉरस्पॉन्डेंस डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम। डिस्टेंस एजुकेशन क्या है कि अगर आप जैसे आप कहीं और स्टेट में रह रहे हो तो आपको किसी और स्टेट में, यानी कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी ऐसे मान लीजिए पढ़ना हो तो आप अपने घर बैठे डिस्टेंस एजुकेशन वो पढ़ सकते हैं, यानी कि आप प्राइवेट जो है उसमें से पढ़ सकते हैं। यह था 1994 में। स्पेशल ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर स्कूल टीचर्स यानी कि SOPT, ठीक है, आया था 1994 से 1997 के बीच। कमेटी ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ऑन डिफरेंट मोड्स ऑफ एजुकेशन यूज्ड फॉर टीचर प्रिपरेशन इन इंडिया। देखिए बेहतरीन टीचर बनाना, यह था 1995 में,
ठीक है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन कमेटी ऑन द बीएड थ्रू कॉरस्पॉन्डेंट फॉर इन सर्विस टीचर प्रोफेसर टकवाले कमेटी 1995 में। एनसीटीई करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी टीचर एजुकेशन, यानी कि टीचर स्कूल में कितनी क्वालिटी से पढ़ा रही है, आया था 1998 में। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन आया था 2000 में, ठीक है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आया था 2005 में, ठीक है। फ्रेंड्स देखिए, जो बच्चे सीटेट की तैयारी करें, टेट की तैयारी करें, उसमें नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। इसमें ये कहा गया था कि जो स्कूलों में पढ़ाई करवाई जाती है वो क्यों करवाई जाती है, जो सब्जेक्ट लगाए जाते हैं वो क्यों लगवाए जाते हैं, ठीक है। करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2006, नेशनल नॉलेज कमीशन सैम पिट्रोडा कमेटी ये आई थी 2007। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन यह था 2009 में। द कमेटी टू एडवाइस ऑन रेनोवेशन एंड रीजनरेशन ऑफ हायर एजुकेशन ऑन प्रोफेसर यशपाल कमेटी 2009। द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट आया था 2009 में 2009। शर्मा कमेटी फॉर स्ट्रेंथिंग साइंस बेस्ड हायर एजुकेशन एंड रिसर्च इन इंडिया यूनिवर्सिटी 2009। डॉक्टर अनिल कगोडर कमेटी 2010 में। KB पवार कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय UGC 2011 में। तो फ्रेंड्स ये थी कमेटी। इस कमेटी में इसमें हमने देखा है कि प्री इंडिपेंडेंस यानी कि आज़ादी से पहले तो आज़ादी के बाद कौन कौन सी कमेटियाँ आई थी। हमने स्टार्ट किया था 1813 1813 से हम आगे हैं 2011, ठीक है। 1813 से 2011 के बीच में कौन कौन सी कमेटियाँ थी, क्या एजुकेशन सिस्टम था, इसमें हमने डिस्कस कर लिया है। तो आप इस लेक्चर को अच्छे से देखिए, ना समझ आए तो फिर से देखिए, बार बार देखिए, ठीक है। टाइम हो तो ज़रूर देखिए।